नमस्कार। GKFTII वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य की खास पेशकश वनवास में आपका स्वागत है। वनवास इस शब्द को आप कोई आम शब्द समझने की भूल ना करिएगा। इस शब्द से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अब संबंध समझिएगा जरा। श्री राम जी को अपने पिता का वचन पूरा कर रावण वध करके वापस अयोध्या आके सिंहासन पर विराजमान होने में 14 वर्षों का समय लगा। ठीक उसी प्रकार बीजेपी की पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्टी बनाने से लेकर पहली बार प्रधानमंत्री बनने में श्री राम जी की तरह ही 14 वर्षों का समय लग गया और सिंहासन नसीब हुई 1996 में, वो भी महज 13 दिनों के लिए। कैसे हुई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का उदय? चुनाव में 0 सीट से बहुमत में आने तक का पूरा सफर कैसे तय किया? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22,90,76,000 और 879 वोट्स मिले, जो कि कुल वोट प्रतिशत का 37.36% है। लेकिन फर्श से अर्श तक का बीजेपी का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। चलिए आपको फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दौर था कांग्रेस का, पूरे भारत पर नेहरू गांधी परिवार का राज था। दौर ऐसा चल रहा था कि चुनाव हारने के डर से इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी जैसी आपदा ला दी। भारतीय सत्ता का कोई भी अंग गांधी नेहरू परिवार से अछूती नहीं थी। ऐसे में किसी अन्य पार्टी का आना और छा जाना किसी सपने जैसा ही प्रतीत होता था। इस सपने को साकार कर दिखाने का भी सपना देखा था किसी ने। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही गहरे मित्र थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। आपातकाल के दिनों में दोनों एक साथ जेल में रहे। दोनों ने जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करने का फैसला किया, तो उनकी इस रणनीति ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी था एक बड़ी पार्टी बनाने के लिए? आइए जानते हैं। जनसंघ से जुड़े हुए नेताओं को पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार में सत्ता में आने का मौका मिला। मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे, लेकिन ये सरकार बहुत ज़्यादा समय तक चली ही नहीं। जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में पूरी पार्टी बिखर गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। उसी दिन शाम में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे भारतवर्ष में कमल खिलाने की भविष्यवाणी कर दी। तब बीजेपी के पास जनता पार्टी का अनुभव था, पुराने जनकर्ता का साथ भी था और पीठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ भी था। पहले भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी, तीनों के रूप और मकसद लगभग एक से थे, भारत के लोगों में हिंदुत्व को जगाना। 1984 में पार्टी अपने पहले चुनाव के लिए तैयार हुई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कुछ समय पहले ही इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:29 पर इंदिरा गांधी के गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह 30 राउंड फायरिंग करके इंदिरा को मौत के घाट उतार देते हैं। पूरे देश में सिख दंगे फैल जाते हैं। सबको लगता है कि इंदिरा गांधी के जाने के बाद बीजेपी को थोड़ा एज जरूर मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। इस चुनाव में बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और कांग्रेस रिकॉर्ड मार्जिन से जीत जाती है। वाजपेयी के उदारवादी रणनीति अभियान के असफल होने के बाद पार्टी अब कट्टर हिंदुवाद और हिंदुत्व के मार्ग पर चलने का निर्णय करती है और इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आडवाणी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण दांव चल दिया था। 1980 के दशक में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की कवायद काफी तेजी से चल रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा डाली गई नींव पर कमरा चढ़ाने का निर्णय लिया और राम मंदिर को अपनी चुनावी अभियान का हिस्सा बना लिया। भाजपा और राम मंदिर का प्रेम किसी से छिपा नहीं। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए भाजपा श्री राम के आशीर्वाद के साथ मैदान में उतर रही थी।
लेकिन इसके बावजूद उन्हें महज 89 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। वैसे उनका यह प्रदर्शन भी आज़ादी के बाद से सबसे बेहतर प्रदर्शन था। बीजेपी और लेफ्ट के समर्थन के कारण जनता दल के वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इसके बाद वीपी सिंह सरकार में हुई एक ट्रेजेडी। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा आरंभ की। यात्रा के कारण होने वाले दंगों के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी संघ कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच गए और बाबरी मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त करने लगे। अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों और संघ कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प में कई संघ सेवक मारे गए, जिसके बाद बीजेपी ने जनता दल से समर्थन वापस खींच लिया। इसके बाद कुछ समय बाद 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और आरएसएस ने पूरे देश में हमले किए। जांच हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। उस समय ये बहुत बड़ी घटना थी। 1990 से 1996 के बीच जो कुछ भी हुआ था, उससे 1996 के लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने को मिला और जिसका फायदा इस बार बीजेपी को, लाल कृष्ण आडवाणी को और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। 161 वोट्स मिले और बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी दल बन के उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 14 वर्षों के वनवास को सहने के बाद अटल जी को महज 13 दिनों की गद्दी ही नसीब हुई, क्योंकि तब तक सहायक पार्टियों ने अपना समर्थन वापस खींच लिया और वो अपना बहुमत साबित करने में असफल रहे। और इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को 14 साल के वनवास का फल कुछ खास नहीं मिला। वाजपेयी को कुर्सी तो महज 13 दिनों के लिए नसीब हुई, लेकिन इससे उन्हें और पूरे देश को कांग्रेस का सूर्य अस्त होता हुआ दिख गया था। जहां एक समय पर पूरे देश पर अपना सिक्का जमाने वाली कांग्रेस महज 140 सीटों पर आ गई थी, अब सबको ये लगने लगा था कि कांग्रेस नीचे जाएगी और भाजपा ऊपर आएगी, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता था। 1996 में सरकार गिरने के बाद क्या हुआ भाजपा के साथ? और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ के तर्ज पर अटल बिहारी वाजपेयी किस युवा नेता के भीतर राजनीति के गुण भरना शुरू कर चुके थे? जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड तक का। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।